जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC GD 2025 एग्जाम के लिए जीके जीएस की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, ये जो वीडियो है डेली शाम को 7 बजे यहाँ पर पब्लिश होती है, ठीक है। और ये इसका जो है तो ये 20वां दिन है। इसके पहले जो है तो मैं 19 दिन की क्लासेस ले चुका हूँ SSC GD के लिए, जीके जीएस की, और ये इसकी 20वीं क्लास, ठीक है। और हम आपको जीके जीएस की तैयारी भी उसी तरीके से करा रहे हैं ताकि आप जो SSC GD 2025 का एग्जाम होगा, जो कि कब से, जो कि 4 फरवरी से स्टार्ट है, ठीक है। कब से? 4 फरवरी से ये स्टार्ट है। और ताकि आप जो जीके जीएस का पोर्शन होगा, ठीक है, तो उस एग्जाम में जीके जीएस के पोर्शन को आप बिल्कुल फाड़ कर रख दें, तो उसी प्रकार के उसी लेवल के हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन लेने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आपके कोई पेरेंट्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक है, और जो फ्रेंड्स हैं, अगर SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी ये वीडियो भेज सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ठीक है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है तो ये है किबिथु, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किबिथु, ठीक है। किबिथु ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ये पड़ता है किबिथु, ठीक है। अब इसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है? पूर्वी बिंदु की बात हो गई। फिर इसके बाद पूछा जाता है सबसे पश्चिमी बिंदु, ठीक है। सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है भारत का? तो जो पश्चिमी बिंदु है तो ये होता है गोहार मोती, ठीक है। गोहार मोती जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये कहाँ पर? ये कच्छ गुजरात में पड़ता है, कच्छ गुजरात में। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी, ठीक है, तो उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो उत्तरी बिंदु है, ये है इंदिरा कौल, ठीक है, इंदिरा कौल। तो इंदिरा कौल ये कहाँ पर पड़ता है? तो इंदिरा कौल जो है तो ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, जो कि भारत का सबसे उत्तरी छोर है। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर, ठीक है, तो सबसे दक्षिणी छोर जो कौन सा है? तो ये है जिसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा कौल अलग है और इंदिरा पॉइंट अलग है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट इसको हम कहते हैं। तो इंदिरा पॉइंट जो है तो ये कहाँ पर? ये पड़ता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। जो इंदिरा पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट को जो है तो पहले क्या कैसे कहते थे? तो इसको कहा जाता था पहले पैग मिलियन, ठीक है, पैग मिलियन पॉइंट, इसको पैग मिलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट, ठीक है, पार्सन्स पॉइंट इसको कहा जाता है, ठीक है, पार्सन्स पॉइंट इसको कहा जाता था। लेकिन 1984 में 1984 में जो है तो ये इंदिरा गांधी जो है तो ये यहाँ पर गई थी, ठीक है। इंदिरा गांधी यहाँ पर विजिट की थी अंडमान एंड निकोबार में। उसके बाद जो है तो 1985 में इसका नाम चेंज करके जो पैग मिलियन पॉइंट है और पार्सन्स पॉइंट जिसको कहते हैं, तो उसका नाम बदलकर 1985 में इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा पॉइंट रख दिया गया, ठीक है। ये तो हो गया दक्षिणी छोर। अब इसके बाद पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर, ठीक है। क्या पूछा जाता है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर, ठीक है, दक्षिणी छोर या दक्षिणी बिंदु। तो ये दक्षिणी बिंदु कौन सा है भारत की मुख्य भूमि का? तो ये होता है कैप कैमोरिन, क्या? कैप कैमोरिन। और ये कैप कैमोरिन कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में, ठीक है, कन्याकुमारी में ये पड़ता है। तो ये है इसके बारे में। तो सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिमी गोहार मोती कच्छ गुजरात में, उत्तरी इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में, दक्षिणी इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार में, जिसको पैग मिलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट कहते थे। लेकिन 1984 में जो इंदिरा गांधी थी, हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, ये यहाँ पर विजिट करने गई थी अंडमान निकोबार। उसके बाद इसका नाम 1985 में बदल कर क्या ये कर दिया गया था? इंदिरा पॉइंट। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु तो ये पूछे जाते हैं कैप कैमोरिन, कन्याकुमारी, ठीक है। तो भारत का दक्षिणी छोर और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं भी, ठीक है। तो देखिए वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये है गोहार मोती गुजरात में, ठीक है। फिर इंदिरा कौल लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये पड़ता है। यहाँ पर लद्दाख गलत लिखा है, जम्मू कश्मीर में, नॉर्थन यानी सबसे उत्तरी। फिर इसके बाद किबिथु जो कि सबसे पूर्वी है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, ठीक है, मेनलैंड यानी मुख्य भूमि का। तो मुख्य भूमि का कन्याकुमारी में कैप कैमोरिन, और यहाँ पर जो है तो साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे और बाकी तो मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ तो आप उनको नोट जरूर करेंगे, क्योंकि नोट जो है तो रिवीजन के बहुत काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई
में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? ठीक है, तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई ये कब हुई थी? तो हुई थी 1556 में। कब? 1556 में हुई थी। ये जो हुई थी ये हुई थी अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुई थी। ठीक है, हेमू के बीच में हुई थी। और जो अकबर का सेनापति था ये था बैरम खान। ठीक है, बैरम, ठीक है, बैरम खान जो है तो अकबर का सेनापति था, क्योंकि अकबर उस टाइम पर सिर्फ 12-13 साल के थे। और इसमें जीता कौन था? तो इसमें जो है ये अकबर जीत गया था। ठीक है, अकबर जीत गया था और इसमें हेमू हार गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हारा कौन था? तो इसमें हारे थे हेमू। अब पानीपत के 3 युद्ध हुए। ठीक है, दूसरा तो यहाँ पर हो गया। अगर हम बात करें पहले वाले पानीपत के युद्ध की, ठीक है, फर्स्ट पानीपत का युद्ध तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में। ठीक है, 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर कौन थे? ये जो हैं तो अकबर के दादा थे। ठीक है, तो ये 1526 में हुआ था। इसमें जीता कौन था? इसमें जीता था बाबर। फिर इसके बाद सेकंड वाला तो हमने बता कर लिया कि ये 1556 में हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की। ठीक है, तो जो थर्ड वाला पानीपत का युद्ध हुआ था तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1761 में। किस किस के बीच में? ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस सदाशिव राव। ठीक है, सदाशिव राव जो थे जो कि मराठा थे। ठीक है, सदाशिव राव ये मराठा की तरफ से थे, मराठा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हुआ था और इसमें जीता कौन था? तो इसमें भी जीते थे अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, इसमें अहमद शाह अब्दाली जो है ये जीत गए थे। अब यहाँ पर हमने तीनों युद्ध की बात कर ली। फिर हम बात करते हैं अकबर की। ठीक है, तो अकबर ये तीसरा मुगल बादशाह, ठीक है, तीसरा मुगल बादशाह था ये। ठीक है, तीसरा मुगल बादशाह था ये अकबर, जिसने जो है तो ये बुलंद दरवाजा बनवाया। ठीक है, बुलंद दरवाजा बनवाया इसने। ठीक है, बुलंद दरवाजा ये कहाँ पर बनवाया था? ये बनवाया था फतेहपुर सीकरी आगरा में। फतेहपुर सीकरी आगरा में जो है तो इसने ये बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक है, हम बात करते हैं बाबर की। तो बाबर की मैंने यहाँ पर बताया कि बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के बीच में और इब्राहिम लोदी इसमें हार गया था। और हेमू के बारे में बात कर चुके। इब्राहिम लोदी तो इब्राहिम लोदी वही है जो हारा था किससे? बाबर से, पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट है मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य? ठीक है, तो मटकी तो ये कहाँ का लोक नृत्य है? जो मटकी है तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला एक लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो जब 1991 में आर्थिक सुधार चल रहे थे भारत में तो उस समय जो भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जो है तो ये भारत के प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो कौन सी जल संधि जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो ये करती है जिब्राल्टर। ठीक है, तो जो जिब्राल्टर जल संधि है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। और जो जिब्राल्टर है, ठीक है, तो ये अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से। ठीक है, भूमध्य सागर से। ठीक है, तो जो जिब्राल्टर है तो ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है और अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर को ये जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार है? ठीक है, तो भारत के किस संविधान में मौलिक अधिकार है? तो ये है भाग संविधान का भाग 3। ठीक है, संविधान का जो तीसरा भाग है इसमें जो है तो भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। अगर हम बात करें भाग 3, ठीक है, तो इसको जो कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है पार्ट 3 को। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। और हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है? तो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। ये अनुच्छेद, हमारे मौलिक अधिकार जो होते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक जो है तो हमारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। फिर हम बात करते हैं संविधान का भाग 4 यानी संविधान का 4था भाग। तो ये दिया है इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत इसमें दिए हुए हैं। और जो है तो ये अनुच्छेद 36 से, ठीक है, 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हुए हैं और 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य डैश द्वारा घोषित किया जाता है। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ना, तो ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा जो है ये घोषित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से पारित होने के बाद संविधान में अपने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर तो पहली बात है ही नहीं। ठीक है, तो संविधान सभा ने कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से पारित होने के बाद संविधान में अपने हस्ताक्षर किए थे। तो ये किए थे कितने, 284 लोगों ने जो है तो ये हस्ताक्षर किए थे। अगर हम बात करें हमारा संविधान, तो ये बनकर तैयार कब हुआ, तो ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को जो है ये बनकर तैयार हो गया था, और ये 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। ठीक, 1950 को ये लागू हुआ, और इसी दिन हम जब 26 जनवरी को ये जब 26 नवंबर को ये बनकर तैयार हुआ था, तो इसी दिन हम क्या बनाते हैं, तो हम बनाते हैं संविधान दिवस। ठीक है, 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाते हैं हम, संविधान दिवस। ठीक है, संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे संविधान, तो हमारे संविधान को बनने में कितने, 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ठीक है, 18 दिन का समय लगा था इसमें। अब हम बात करते हैं संविधान सभा का। ठीक है, तो संविधान सभा का जो विचार दिया था, क्या विचार, तो सबसे पहले इसका विचार किसने दिया था, तो ये विचार दिया था M.N. रॉय ने। ठीक है, M.N. रॉय ने जो है तो संविधान सभा का विचार दिया था। कब दिया था, 1934 में दिया था। अगर हम बात करें संविधान सभा की स्थापना, ठीक है, संविधान सभा की स्थापना लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी, तो स्थापना हुई थी ये 6 दिसंबर 1946 को जो है तो इस संविधान सभा की स्थापना हुई थी। इसकी फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग, जो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को जो है इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और इस फर्स्ट मीटिंग में जो है तो टेम्परेरी यानी अस्थाई, ठीक है, टेम्परेरी यानी अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष, तो अस्थाई अध्यक्ष इसमें कौन बने थे, तो ये बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है तो अस्थाई अध्यक्ष बने थे। फिर इसके बाद जो है तो संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर को हुई। फिर इसके बाद दूसरी बैठक, ठीक है, सेकंड बैठक, तो जो दूसरी बैठक हुई थी तो हुई थी 11 दिसंबर को। कब, 11 दिसंबर को हुई 1946 में। ठीक है, और इसमें जो है तो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, फाइनली स्थायी अध्यक्ष चुने गए, स्थायी अध्यक्ष। तो इसमें स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो स्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। फिर इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो हमारे संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे, ठीक है, तो उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार। ठीक है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो है तो भारतीय संविधान के पहले उपाध्यक्ष थे। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि इसके जो है तो संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार जो थे तो ये थे B.N. राव। ठीक है, कौन, B.N. राव। ठीक है, तो B.N. राव जो थे ये भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति जिसको हम क्या, मसौदा समिति भी कहते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति या मसौदा समिति कहते हैं इसको, मसौदा समिति, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या कहते हैं इंग्लिश में, ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके पहले तो ये पता करते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को जो है तो प्रारूप समिति, जो मसौदा समिति इसकी जो है ये स्थापना हुई थी। इसके बाद पूछा जाता है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे ये थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, B.R. अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर जो है तो इसके ये अध्यक्ष थे। फिर हम बात करते हैं B.R. अंबेडकर। ठीक है, तो B.R. अंबेडकर को जो है तो भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माता। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माता ये कैसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है B.R. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर को। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आता है जो हमारे संविधान सभा यानी संविधान है, ठीक है, तो संविधान को लिखा किसने, तो संविधान को जो लिखा है तो ये लिखा है प्रेम बिहारी
नारायण रायजादा, ठीक है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है, तो इन्होंने हमारे संविधान की जो मूल कॉपी है, ठीक है, संविधान की मूल कॉपी, संविधान की मूल कॉपी, ठीक है, संविधान की जो मूल कॉपी है तो ये किसने लिखी, तो ये लिखी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और इसके लिए जो है तो इन्होंने कोई फीस नहीं ली थी, कोई इन्होंने चार्ज नहीं लिया था, पैसे नहीं लिए थे। और इसके लिए बस इन्होंने ये कहा था कि हर पन्ने पर जो है तो ये अपना नाम लिखेंगे। तो इन्होंने संविधान की मूल कॉपी पर हर पन्ने पर अपना नाम लिखा है, ठीक है। तो संविधान सभा के बारे में ये है। और इसका राइट आंसर क्या था, तो इसका राइट आंसर था 284, ठीक है, इसमें हस्ताक्षर हुए थे। चलिए, तो ये चीज़ें आप लिख लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजावाहक कौन था, ठीक है। तो ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजावाहक कौन था, तो ये था पुरमा बनर्जी, ठीक है, पुरमा बनर्जी। अगर हम बात करें ओलंपिक की, तो ओलंपिक की स्टार्ट कब हुई थी, ये फर्स्ट ओलंपिक जो हुए थे 1896 में एथेंस ग्रीस में, ठीक है, एथेंस से ग्रीस में जो है तो पहले ओलंपिक्स हुए थे। अगर हम बात करें लास्ट ओलंपिक्स अभी कहाँ हुए हैं, तो जो लास्ट ओलंपिक्स हुए हैं तो ये हुए हैं 2024 में पेरिस फ्रांस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होंगे तो ये कहाँ पर होंगे, तो इसको आप कमेंट करेंगे, ठीक है, इसको कमेंट करके बताएंगे। जो नेक्स्ट ओलंपिक खेले जाएंगे 2028 के और 2032 के, ठीक है, 2028 के ओलंपिक्स और 2032 के ओलंपिक्स, ठीक है। तो इन दोनों को आप बताएंगे कमेंट करके कि ये कब होंगे। कब तो मैंने बता दी कि कब होंगे, लेकिन ये बताना आपको कि ये होंगे कहाँ, ठीक है। तो इसको सर्च करके मुझे कमेंट कर दें कि 2028 के ओलंपिक्स और 2032 के ओलंपिक्स ये कहाँ होने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। तो कौन सा त्यौहार है जो अगस्त सितंबर में मनाया जाता है, तो देखिए अगर हम बात करें मकर संक्रांति, ठीक है, तो ये हर साल जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है, जनवरी में। और जिसको पता हो सब, तो ये भी जनवरी में है क्योंकि मकर संक्रांति में ही जो है तो ये पतंगें उड़ाई जाती हैं। फिर बीकानेर महोत्सव, तो ये भी कहाँ कब, ये जनवरी में मनाया जाता है ये भी। और ये कहाँ पर, ये राजस्थान में मनाया जाता है, राजस्थान में बीकानेर महोत्सव। फिर हम बात करते हैं ओणम, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओणम। जो ओणम त्यौहार है ये अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। और ये खासकर कहाँ पर जो ओणम है ये केरल में मनाया जाता है और केरल का सबसे बड़ा त्यौहार है, ठीक है। और ये जो है किस लिए मनाया जाता है, तो जो विष्णु के अवतार थे, ठीक है, विष्णु के अवतार, विष्णु अवतार भगवान वामन, ठीक है, भगवान वामन एंड महाबली के आगमन पर, ठीक है, महाबली एक राजा थे वहाँ के, ठीक है, महाबली के आगमन पर ये मनाया जाता है, ठीक है, आगमन पर मनाया जाता है। आगमन पर जो है ओणम त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन ये खासकर केरल में मनाया जाता है। इसके अलावा ये तमिलनाडु में के भी कई हिस्सों में ये मनाया जाता है ओणम त्यौहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया था, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है, तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है तो देखिए पहली बार ये लगा था, तो ये लगा था 1962 में, ठीक है, 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, ठीक है, भारत चीन युद्ध के समय लगा पहली बार, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड कब लगा, तो अगर हम बात करें सेकंड वाले की, ठीक है, सेकंड कब लगा, तो जो सेकंड लगा था तो ये 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, ठीक है, सेकंड टाइम लगा। और भारत पाकिस्तान की युद्ध, इसी युद्ध में जो है तो बांग्लादेश का जन्म हुआ था, ठीक है, बांग्लादेश बना, बांग्लादेश का जन्म हुआ था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी बार, तो तीसरी बार जो लगा था, ठीक है, थर्ड टाइम, तो जो थर्ड टाइम लगा था तो लगा था 1975 में। कब, 1975 में आंतरिक अशांति के लिए, ठीक है, आंतरिक अशांति के कारण, अशांति, तो आंतरिक अशांति के कारण लगा था तीसरी बार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है तो ये 3 बार लगा। कितनी बार, 3 बार लगा है। अब हम बात करते हैं जो आपातकालीन है, ठीक है, तो आपातकाल के 3 प्रकार हैं, ठीक है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। फिर इसके बाद आता है राज्य आपातकाल, एंड एक और होता है इसके बाद थर्ड वाला वित्तीय आपातकाल, ठीक है, वित्तीय आपातकाल। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल, तो ये अनुच्छेद
352 में है, ठीक है, 352 में जो है तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में दिया है। राज्य आपातकाल के बारे में अनुच्छेद कौन सा, ये हो जाता है 356, ठीक है, अनुच्छेद 356 में दिया है राज्य आपातकाल के बारे में। और वित्तीय आपातकाल के बारे में दिया है अनुच्छेद 360 में, ठीक है, अनुच्छेद 360 में जो है तो वित्तीय आपातकाल के बारे में दिया है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आपातकाल है जो अभी तक भारत में नहीं लगा, तो भारत में अभी तक, ठीक है, जो वित्तीय आपातकाल है, ठीक है, कौन सा वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 में है, ये भारत में आज तक नहीं लगा, ठीक है। 1947 से आज़ादी की बात की अगर हम बात करें 2024 चल रहा है लास्ट, ठीक है, अभी तक हमारे देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है तो इसको कभी नहीं लगाया गया, ठीक है। चलिए, तो ये सारी नोट आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डबल फॉल्ट का शब्द किस में किया जाता है, ठीक है, तो डबल फॉल्ट का जो शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ये टेनिस में किया जाता है, किस में, टेनिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पीला ग्रह, ठीक है, पीला ग्रह कहा जाता है, तो देखिए अगर हम बात करें अरुण की, ठीक है, अरुण यानी यूरेनस, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं हरा ग्रह, ठीक है, हरा ग्रह, हरा ग्रह इसको कहा जाता है। फिर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है, नीला ग्रह इसको कहा जाता है। फिर हम बात करें मंगल की, तो मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। और जो शुक्र है, ठीक है, शुक्र को कहा जाता है पीला ग्रह, ठीक है। आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शुक्र। जो शुक्र है तो इसको पीला ग्रह कहा जाता है। और ये सूर्य से दूसरा ग्रह है, ठीक है, सूर्य से दूसरा ग्रह। सबसे पहले सूर्य के पास आता है बुध, और दूसरे नंबर पर आता है शुक्र, ठीक है, और तीसरे नंबर पर क्या आता है, ये आती है पृथ्वी। और जो शुक्र है तो इसको क्या कहते हैं, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की, ठीक है, तो निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल जो की थी, तो की थी किसने, लॉर्ड इरविन ने, ठीक है। वायसराय थी इरविन, जो इरविन है ये 1880 से लेकर 1884 तक जो है तो ये भारत के वायसराय रहे। इनको जो है तो भारत का सबसे अच्छा वायसराय कहा जाता था, ठीक है, वायसराय कहा जाता है भारत का सबसे अच्छा वायसराय। अगर हम बात करें रिपन की, ठीक है, तो इन्होंने प्रथम कारखाना अधिनियम लेकर आए, ठीक है, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में, ठीक है, 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लेकर आई, जिसके तहत जो है तो 7 साल से कम उम्र के बच्चों को यहाँ पर जो है तो मजदूरी करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। जो 7 से ऊपर के हैं, ठीक है, तो उनको उनके घंटों में, ठीक है, यानी जो काम करते हैं तो उनके काम के घंटों में कमी करने की बात की गई थी। और उसके अलावा जो मजदूर थे, ठीक है, तो जो बड़े मजदूर भी होते थे उनके लिए 1 घंटा दिन में जो है तो रेस्ट देना होता था। फिर हम बात करते हैं रिपन की, ठीक है, तो ये इन्होंने वर्नाकुलर, ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट को ख़त्म किया, ठीक है, कब, 1882 में। इसके अलावा जो है तो ये एल्बर्ट बिल विवाद, ठीक है, इन्हीं के टाइम पर हुआ। एल्बर्ट बिल विवाद जो है ये कब हुआ था, ये 1883 में हुआ था, कि ये भी जो है तो वायसराय रिपन के टाइम पर हुआ। इसके अलावा जो रिपन है, ठीक है, तो इसको भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, ठीक है, भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक, ठीक है, भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक जो है तो इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो रिपन है, ठीक है, तो ये 1882 में शिक्षा के लिए हंटर कमीशन भी लेकर आए थे, ठीक है, हंटर कमीशन इसको भी लेकर आए थे। और इनको भारत का अच्छा वायसराय कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत से काम जो है तो भारत के हित में किए थे। फिर हम बात करते हैं बेबिल, ठीक है, तो बेबिल की हम बात नहीं, तो इसकी टाइम पर देखिए बेबिल के टाइम पर यही जो है तो चौरा चौरी कांड हुआ, ठीक है, चौरी चौरा कांड हुआ था इसके टाइम पर, बेबिल के टाइम पर चौरी चौरा कांड जो है तो ये किसके टाइम पर हुआ था, ये हुआ था बेबिल के टाइम पर। फिर हम बात करते हैं इरविन की, ठीक है, तो इरविन इसके टाइम पर साइमन कमीशन आया, ठीक है, साइमन कमीशन आया इसके टाइम पर 1928 में, ठीक है, 1928 में। इसके अलावा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, प्रथम एंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है तो इसके टाइम पर हुई, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन
इसी के टाइम पर हुए थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 1931 में हुआ था, और जो दूसरा हुआ था ये हुआ था 1932 में। ठीक है, 1931 में पहला, 1932 में दूसरा हुआ। ठीक है, और इरविन आपने सुना होगा गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में हुआ था, गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच में हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में। ठीक है, 1931 5 मार्च। ठीक है, 5 मार्च 1931 में वो हुआ था, जिसमें है कुछ शर्तें गांधी जी की थी, कुछ इरविन की थी। ठीक है, जैसे इरविन की एक शर्त मैं बता देता हूँ। इरविन की शर्त थी कि जो गांधी जी है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को ख़त्म कर देंगे, और गांधी जी की एक शर्त मैं बता देता हूँ, ये कि गांधी जी की शर्त की जो नमक प्रकार है इसको भी हटाया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में हुआ था? तो मैंने अभी बताया, जो कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम ये आया था किसके? रेपन के टाइम पर। ठीक है, जिसको भारत का अच्छा वायसराय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है? तो सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है? तो ये है अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ एंगल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? ठीक है, तो किसके साथ? तो ये श्रीरंगपट्टनम का युद्ध हुआ था। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध है, यहाँ युद्ध नहीं, यहाँ पर ट्रीटी होगी। ठीक है, ठीक है, ये ट्रीटी। तो श्रीरंगपट्टनम की जो है संधि के साथ जो है तो तीसरा, ठीक है, तीसरा एंगल मैसूर युद्ध जो है ये समाप्त हुआ था। तीसरा एंगल मैसूर युद्ध ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। फिर हम बात करते हैं बॉन्डीबॉश का युद्ध, ये हुआ था 1760 में। कब? 1760 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच यानी फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क पट्टी है? तो भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क पट्टी है, तो यह है उड़ीसा झारखंड पट्टी जो है, तो भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क पट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल ऋतु से संबंधित? तो खरीफ फसल से अगर हम बात करें गेहूँ, चना और सरसों, तो ये किसकी फसलें हैं? ये है रबी की फसलें। किसकी? रबी की फसलें हैं ये। अगर हम बात करें कपास की, ठीक है, तो कपास जो इसका है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कपास है ये खरीफ फसल से। अगर हम बात करें खरीफ की, तो ये कपास। ठीक है, इसके अलावा चावल, बाजरा, मक्का। ठीक है, चावल, बाजरा, मक्का और कपास ये जो है तो ये खरीफ की फसलें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श लिए गए हैं तो लिए गए हैं फ्रांसीसी संविधान से। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया है। अगर हम बात करें रूसी संविधान से, ठीक है, तो रूस के संविधान से क्या लिया गया है? तो ये लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये रूसी संविधान से। और अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, और हम लगातार आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है, और आ भी रहेंगे और लेकर आते रहेंगे ऐसी वीडियो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन आप कह सकते हैं बचे हुए हैं। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।